अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस की। दैट इज़ स्टेराइल, व्हाट डज़ इट मीन्स? इसका मतलब होता है कि फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं तो डैट इज़ स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का मतलब है कि किसी भी आर्टिकल को फ्री करना फ्रॉम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलॉन्ग विद देयर स्पोर्स। बेसिकली स्पोर्स हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि डिसइंफेक्शन के प्रोसेस से ख़त्म नहीं होते। उनके लिए सिर्फ कौन सा प्रोसेस एप्लीकेबल होता है? स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट इज डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन का मतलब होता है किलिंग ऑफ मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट नॉट ऑल, क्योंकि ये स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियाज को किल नहीं कर सकते और उनके लिए हमें कौन सा प्रोसेस की ज़रूरत है? स्टेरिलाइजेशन की। एंटीसेप्टिक क्या होता है? केमिकल्स यूज्ड हो रहे होते हैं टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन। अब बात करते हैं, ये तो चार बेसिक डेफिनेशंस हो गई और ये चारों डेफिनेशंस की इंपॉर्टेंस अच्छे से पता होनी चाहिए आपको। नाउ मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। तो एक होता है फिजिकल मेथड और एक होता है केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड इंक्लूड्स हीट, रेडिएशन एंड फिल्टरेशन, जिन्हें अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और केमिकल मेथड्स इंक्लूड दूज एजेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसरप्शन ऑफ द लिपिड सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इनके एग्जांपल्स बता देती हूँ। जो लिपिड सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट कर रहे होते हैं उनमें होता है हमारे पास अल्कोहल्स, डिटर्जेंट्स और फिनॉल्स। देन दूज केमिकल एजेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। इन दिस वी हैव क्लोरीन, आयोडीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म एल्डिहाइड। एंड द लास्ट वन इज मॉडिफिकेशन ऑफ द डीएनए। न्यूक्लिक एसिड की जो मॉडिफिकेशन करवा रही होती हैं वो दो डाई होती हैं। एक होती है क्रिस्टल वॉयलेट डाई और एक होती है मेलाचाइट ग्रीन डाई। अब सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस करते हैं फिजिकल मैथड्स को, जिसमें नंबर वन इज़ हीट। हीट की बात करें तो हीट एक प्रोसेस होता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन्स। हीट के ज़रिए प्रोटीन्स को डीनेचर किया जा रहा होता है। अब उसी प्रोसेस के बीच में हमारे पास मेम्ब्रेन डैमेज भी हो जाता है और एंजाइम क्लीवेज ऑफ डीएनए भी मिल रहा होता है। सो हीट बेसिकली क्या मैकेनिज्म है उसका? डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन अलॉन्ग विद दैट मेम्ब्रेन डैमेज एंड द क्लीवेज ऑफ द डीएनए भी है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। सबसे पहले बात करते हैं ड्राई हीट की। तो ड्राई हीट में हमारे पास आ जाता है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मतलब होता है बर्न करना किसी भी चीज़ को टू द एशेस, कि वो राख हो जाए, इतनी बर्निंग करना। देन वी हैव रेड हीट। रेड हीट का मतलब होता है कि टू स्टेरिलाइज समथिंग बाय होल्डिंग देम ऑन द फ्लेम अनटिल दे बिकम रेड हॉट। किसी भी चीज़ को इतना स्टेरिलाइज करना आग पर रख कर कि वो रेड हॉट हो जाए। इसमें आ जाते हैं वायर लूप्स, नेक ऑफ ग्लास ट्यूब्स एंड फ्लास्क। नेक्स्ट इज़ फ्लेमिंग। फ्लेमिंग का मतलब होता है कि सिर्फ फ्लेम से पास करना, ना कि उन्हें हॉट रेड हॉट तक बर्न करना। क्या है? पासिंग थ्रू द फ्लेम बट नॉट बिकमिंग रेड हॉट। सो दिस इज निडल्स एंड ग्लास स्लाइड्स। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको जील नेल्सन स्टेनिंग बताई थी। उसमें क्या था कि जब कार्बल फ्यूजन स्टेन को ऐड करते हैं तो उसके बाद उसे हीट दी जाती है ताकि वो कार्बल फ्यूजन पेनिट्रेट कर जाए इनटू द सेल वॉल। सो वो होती है फ्लेमिंग। तो दैट इज़ ग्लास स्लाइड्स को फ्लेमिंग किया जाता है। लास्ट इज़ हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन की बात की जाए तो ये ओवन होता है दैट इज़ हीटेड बाय द इलेक्ट्रिसिटी और डिज़ायर टेम्परेचर सेट करने के लिए इसमें थर्मोस्टेट लगाया जाता है। जो टेम्परेचर पे ये काम कर रहे थे दैट इज़ 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स। और ये जो हॉट एयर ओवन होता है ना, ये यूज्ड हो रहा होता है फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ द ग्लास वेयर्स। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जब ये 2 आवर्स तक उसको हीट प्रोवाइड कर दी, उसके बाद अदर 2 आवर्स के लिए उस ग्लास वेयर्स को उन्हें हॉट एयर ओवन में ही रहने देते हैं, क्योंकि अगर पहले उसको ओपन किया तो चांसेस होते हैं कि ग्लास वेयर्स ब्रेक हो जाएं। सो ग्लास वेयर्स की स्टेरिलाइजेशन के लिए क्या यूज़ हो रहा होता है? हॉट एयर ओवन। सो यहाँ तक हमने ड्राई हीट कंप्लीट कर लिया, जिसमें इंसिनरेशन, रेड हीट, फ्लेमिंग और हॉट एयर ओवन। अब नेक्स्ट बात करते हैं मॉइस्ट हीट की। ना मॉइस्ट हीट की फर्दर 3 क्लासिफिकेशन है। एक होती है टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, दैन टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस, दैन टेम्परेचर अबव द 100 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस इंक्लूड पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन में हमारे पास मिल्क पैस्चराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी भी दो टाइप्स यहाँ पे डिफाइन हुई हैं, दैट इज़ द बैच पैस्चराइजेशन एंड द फ्लैश पैस्चराइजेशन। जो बैच पैस्चराइजेशन होती है ये हो रही होती है 62 डिग्री सेल्सियस पर फॉर 30 मिनट्स, जबकि फ्लैश पैस्चराइजेशन हो रही होती है 72 डिग्री सेल्सियस पर फॉर 15 सेकेंड्स। फ्लैश है ना तो 15 सेकेंड में हो जाती है।
अब पेस्चराइजेशन जो है ना इम्पोर्टेंस कहाँ रखती है, बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स जो कि मिल्क बोर्न पैथोजेंस होते हैं ना उनकी किलिंग में। Kill the vegetative cells of milk-borne pathogens like Mycobacterium bovis, Brucella, Listeria, Salmonella, जो कि मिल्क से आ रहे होते हैं ना, उन सब की किलिंग में ये रोल प्ले कर रही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन। बेसिकली इट इज़ हीटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 60 मिनट फॉर 3 सक्सेसिव डेज। इसमें क्या होता है कि 3 दिन तक हमें हीट देने होते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब ये 3 डेज़ तक क्यों हो रहा होता है, बेसिकली अगर कोई स्पोर्स फर्स्ट हीटिंग से बच जाते हैं और जर्मिनेट हो जाते हैं तो वो सेकंड और थर्ड एपिसोड से किल हो जाएंगे, इसीलिए इसमें हमें 3 एपिसोड्स देने पड़ते हैं। ये उनके लिए यूज़ होती है। इट इज़ यूज टू स्टरलाइज मीडिया दैट कंटेन सिरन, एग्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इनमें से कोई भी चीज़ अगर किसी मीडिया में प्रेजेंट है तो उन्हें स्टरलाइज करने के लिए हम इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी हैव टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस, so we have boiling at 100 डिग्री सेल्सियस for 5 to 10 minutes is sufficient to kill all spore forming bacteria। क्योंकि जो स्पोर फार्मिंग होते हैं ना वो बॉइलिंग से किल नहीं होते, तो जितने भी नॉन स्पोर फार्मिंग है वो सब किल हो जाते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस पे। और ये स्टरलाइज करने के लिए यूज़ होता है सिरिंजेस, ग्लास, नडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। और उसके बाद होता है स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस में। सेम प्रोसीजर है जिसमें वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल होगा, बट ये होगा कि एक क्लोज ड्रम लाइक वैसल्स में होंगे और उसमें फिर जो भी आर्टिकल को स्टरलाइज करना है वो डाल देंगे। नेक्स्ट इज़ टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हर एक पॉइंट आपको याद रहना चाहिए कि इसमें हमारे पास अबव 100 डिग्री सेल्सियस पे ऑटोक्लेव यूज़ हो रहा होता है। और ऑटोक्लेव एक चैम्बर होता है जिसमें स्टीम दी जाती है एट प्रेशर 15 पाउंड्स पर इंच स्क्वायर, 15 पाउंड पर इंच स्क्वायर फॉर 15 to 30 मिनट्स एट टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस। इसकी तीनों वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, द प्रेशर, द टाइम, द टेम्परेचर, तीनों। और इसका काम क्या होता है, रेजिस्टेंट जो स्पोर फॉर्मिंग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनकी किलिंग करना, जिसमें क्लोस्ट्राइडियम बोट्यूलिनम एंड बैसिलस एंथ्रासिस। इन दोनों के नाम आपको याद होने चाहिए, क्लोस्ट्राइडियम और बैसिलस। ये दोनों ही ऑटोक्लेव प्रोसेस से स्टरलाइज्ड हो रहे होते हैं, जिसका प्रेशर होता है 15 पाउंड पर इंच स्क्वायर एट 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 मिनट्स। अब यहाँ तक हमने जो फिज़िकल मेथड था उसकी हीट कंप्लीट कर ली, ड्राई और मॉइस्ट दोनों। नेक्स्ट बात करते हैं रेडिएशंस की। तो रेडिएशन दो तरह की होती हैं, एक होती है यूवी लाइट और एक होता है आयोनाइजिंग रेडिएशंस। जब हम बात करते हैं यूवी लाइट्स की तो ये इनहिबिट कर रही होती है डीएनए रेप्लिकेशन को बाय फॉर्मेशन ऑफ थायमीन डाइमर्स। कैसे डीएनए रेप्लिकेट की फॉर्मेशन को इनहिबिट करी, बाय द फॉर्मेशन ऑफ थायमीन डाइमर्स। अच्छा, अब ये जो यूवी लाइट्स होती है ना ये स्टरलाइजेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर के लिए यूज़ हो रही होती है इन द ऑपरेशन थिएटर्स। ये बात याद रखिएगा, ऑपरेशन थिएटर्स में जो स्टरलाइज्ड मटेरियल यूज़ होता है दैट इज़ द यूवी लाइट। अच्छा, अब इसकी जो ग्रेटेस्ट एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है ना वो मिल रही होती है 250 to 260 नैनोमीटर। ये वैल्यू भी याद रखिएगा, BCQ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव आयोनाइजिंग रेडिएशंस दैट आर एक्सरेज एंड द पार्टिकल रेडिएशंस। अब ये क्या करते हैं, ये ऐसे फ्री रेडिकल्स को सिंथेसाइज कर रही होती हैं, ऐसे फ्री रेडिकल्स को प्रोड्यूस करती हैं जो कि ब्रेक कर देते हैं कोवलेंट बॉन्ड ऑफ डीएनए, और इस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म होता है वो किल हो जाता है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड ऑफ द डीएनए को तोड़ रही होती है और जबकि डीएनए रेप्लिकेशन को इनहिबिट कर रहे होते हैं बाय द थायमीन डाइमर्स। ये यूज़ हो रही होती हैं बाय फॉर द डिस्पोजेबल सिरिंजेस, रबर ग्लव, ट्रांसफ्यूजन सेट, सर्जिकल ग्लव्स और सूचर्स मटेरियल्स के लिए। लास्ट वी हैव फिज़िकल मेथड में फ़िल्टरेशन। फ़िल्टरेशन का जो प्रोसेस होता है ना ये उनके लिए यूज़ होता है जो कि हीट उन्हें नहीं दे सकते क्योंकि उनमें प्रोटीन डीनेचुरेशंस नहीं होनी चाहिए, एक उनका मेथड है। बेसिकली जो अमाइनो एसिड्स हैं और जो सीरियस फ्लूइड्स होते हैं ये प्रोटीन ही कंटेन कर रहे होते हैं। अब हमें इनकी प्रोटीन्स की डीनेचुरेशन नहीं करनी, तो हम उनके लिए ऑल्टरनेटिव मेथड यूज़ करते हैं, दैट इज़ फ़िल्टरेशन। अब ये जो फ़िल्टरेशन होता है ना इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट है दैट इज़ द नाइट्रोसेल्यूलोज। अच्छे से याद रखिएगा, नाइट्रोसेल्यूलोज, जिसका जो पोर साइज़ है दैट इज़ 0.22 माइक्रोमीटर, 0.22 माइक्रोमीटर, और ये रिटेन करवा देता है जो बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं उनको। यहाँ तक हमने फिज़िकल मैथड्स कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं केमिकल मैथड्स को। तो केमिकल मैथड्स को हमने डिवाइड किया हुआ इनटू द एंटीसेप्टिक्स एंड द डिसइंफेक्टेंट्स। अब इसमें जो हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे पहले बात की हुई है ना फ़िनॉल की, तो उसके बारे में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि प्रीवियसली जो है वो फ़िनॉल्स यूज़ हो रहे थे ऑपरेशन थिएटर को स्टरलाइज करने के लिए, बट अब ये यूज़ नहीं होते बिकॉज ऑफ देयर टू मच डैमेज।
बट स्टिल हमारे पास क्लोरहेक्सिडीन जो होता है ना, एक फिनॉल का मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है जो कि हैंड डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज़ हो रहा होता है प्रियोर द सर्जरी। ठीक है, अब बात करते हैं एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की। एंटीसेप्टिक जो होते हैं वो स्टार्टिंग में मैंने बता दी थी, वो केमिकल्स होते हैं दैट इज़ अप्लाइड टू द स्किन और ये हमारे पास ओपन वोन्स में और एब्रेडेड टिश्यूज़ पर अप्लाई हो रहे होते हैं। वॉलेटाइल में आ जाता है अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म। फिनोल्स में आ जाते हैं लाइजोल, क्रीजोल एंड डेटॉल्स। मेटालिक सॉल्ट्स में आ जाता है मर्क्यूरिक क्लोराइड एंड आर द मैंथोलेटेड। और डिटर्जेंट्स में आ जाते हैं सोप। अब डिटर्जेंट से एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट याद रखिएगा, बेंजाइल कोनियम। बेंजाइल कोनियम क्लोराइड जो होता है ना, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट स्किन एंटीसेप्टिक है जो कि बैक्टीरियासाइडल होता है। नेक्स्ट डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले होता है अल्कोहल। अल्कोहल्स जो होती है ना, उसमें हम देते हैं इथेनॉल दैट इज़ द 70%। क्योंकि इथेनॉल की बेस्ट इफेक्टिव एक्टिविटी के लिए हमें इथेनॉल के साथ पानी की भी ज़रूरत होती है, तो 70% इज इथेनॉल इज़ मोर इफेक्टिव देन द 100%। और इस 70% एथेनॉल का काम क्या होता है कि ये क्लीन कर होता है स्किन प्रियोर टू द वेनिपंक्चर एंड वैक्सीनेशन प्रोसेस से पहले। आयोडीन जो होता है, आयोडीन कैसे काम कर रहा होता है, सल्फा हाइड्रल कंटेनिंग एंजाइम्स को इनहिबिट करवा के, और ये हमारे पास यूज्ड होता है बिफोर द obtaining blood cultures and installing IV catheters. Then we have formaldehyde vapors. ये जो formaldehyde vapors होते हैं ना, ये स्टरलाइजेशन करवा रहे होते हैं ऑफ द फर्नीचर रूम्स। जो फ्लोर्स होती हैं, जो वॉल्स हो रही होती हैं, वॉल्स फ्लोर्स, इन सब की स्टरलाइजेशन के लिए हम फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ कर रहे होते हैं। लास्ट इज़ इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड्स जो होते हैं ना, ये गैशियस कंपोनेंट्स होते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं जो कि यूज्ड होते हैं इन स्टरलाइजेशन ऑफ द प्लास्टिक, रबर एंड ब्लैंकेट्स, मशीन और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स लाइक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ तक हमने एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट की फॉर्म में ओवरऑल जो केमिकल एजेंट्स पढ़े थे ना, उनको कंप्लीट किया। अब उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैंने जो आपको बताया था कि न्यूक्लियर मॉडिफिकेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड में जो दो डाइज यूज़ हो रही होती हैं, क्रिस्टल वॉयलेट और नंबर 2 वर्स द मेलाचाइट ग्रीन, तो उनकी इंपॉर्टेंस भी बता दूं। जो हमारे पास क्रिस्टल वॉयलेट होती है ना, वो फंगल एंटीसेप्टिक की तरह काम कर रही होती है, जबकि जो मेलाचाइट ग्रीन डाई होती है ना, वो बेसिकली क्या करती है, उससे हम वो पार्ट होती है लोवेंस्टिन मीडियम की, जो कि माइकोबैक्टीरियम ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब ये मेलाचाइट उसके अंदर ऐड होती है ना, तो ये किसी और ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं होने देता। तो जब भी हम माइकोबैक्टीरियम के लिए कल्चर करवाते हैं, तो उसकी लोवेंस्टिन डाई में क्या होती है, ये मेलाचाइट डाई होती है जो कि अदर ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करती है, और जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन होता है ना, जो ऑर्गेनिज्म होती है उसकी ग्रोथ इन्हेंस हो जाती है उससे। तो डायग्नोस्टिक पर्पस में उसकी इंपॉर्टेंस है, और उसकी फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए क्रिस्टल वॉयलेट की। तो यहाँ तक हमने सारी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट से रिलेटेड अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिए। एट द एंड ये ऑटोक्लेव्स की पिक्चर्स देख लें जो कि ऑस्पी में आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑटोक्लेव आ रहा होता है वो ये वाली पिक्चर आती है वर्टिकल ऑटोक्लेव की। तो यहाँ तक हमने जो स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह।